हेलो नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं अमृता आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रैवल के ऊपर। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली मैं अभी अंडमान गई थी विथ माय फैमिली और इट्स अ फैमिली ट्रिप। सबसे खुशी की बात है कि मम्मी पापा भी उसमें शामिल थे और उनको खुश देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है इस पे हम डिस्कस करेंगे कि हम अंडमान का प्लान कब कैसे प्लान करें ट्रिप हमारा। तो उसमें आता है फ़्लाइट, दूसरी चीज़ उसमें आती है क्रूज़, और तीसरी चीज़ आती है होटल, चौथी चीज़ आती है हमारा जो है व्हीकल, और पांचवी चीज़ आती है कौन कौन सी जगह हम विजिट करेंगे। तो बेसिकली अंडमान के लिए ऐसा नहीं होता है कि हमने आज डिसाइड किया और कल हमने प्लान कर लिया और मुंह उठा के चले गए। नहीं, अंडमान ट्रिप बहुत सोच समझ के प्लान करने की चीज़ है, क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव ट्रिप भी होती है, जिसमें सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर ले कि हाँ हम कंफर्म हैं कि हम जाएंगे। तो उसके बाद आप सबसे पहले अपनी फ़्लाइट बुक करिए। फ़्लाइट की जब बुकिंग हो जाती है तब आप जो है अपने होटल पे काम करिए कि कौन सा होटल है, कैसा है, क्या है। तो जैसे कि इस बार का जो ट्रिप था वो हमारा सेकेंड टाइम विजिट था अंडमान निकोबार। तो फर्स्ट टाइम पे जब हमने विजिट किया था तो पोर्ट ब्लेयर में हम किसी होटल में रुके थे। बट इस बार हमारे पास एक प्लस पॉइंट था कि चलो हम जैसे पैरामिलिट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑफिसर्स मेस। तो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं या पुलिस से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए एक अच्छा स्टे का ऑप्शन है पुलिस मेस, अंडमान निकोबार का ऑफिसर्स मेस, जो कि बिल्कुल सेलुलर जेल से विद इन 500 मीटर की दूरी पे है। तो ये हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसके लिए भी आपको जो है पहले मेल करना पड़ता है अंडमान निकोबार पुलिस को, फिर वहाँ से आपका जो है वो कंफर्मेशन लेटर आपको भेजते हैं, फिर आपका स्टे वहाँ पे बुक होता है। तो अंडमान जाने के लिए बेसिकली तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ़्लाइट लें या फिर आप जो है क्रूज़ ले सकते हैं। तो क्रूज़ थोड़ी लंबी हो जाती है, उसकी जो यात्रा है तो आई थिंक 2 या 3 डेज़ का होता है, मे बी, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट फ़्लाइट इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर द अंडमान एंड निकोबार। तो डे 1 में हम कहाँ घूमेंगे, डे 2 में हम कहाँ घूमेंगे, इस तरीके से जो हमारी आइटनरी होती है, कम से कम 5 दिन का स्टे तो बनता है अंडमान का, फिर आप उसको कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप अपना व्हीकल भी पहले से प्री बुक करें। तो गूगल पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनके थ्रू आप अपना जो है बुक करवा सकते हैं। तो और उनको कुछ ऐसे ही 1000-2000 आप एडवांस पे कर सकते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर का तो मैंने बता दिया कि हम रुके थे मेस में, और हम सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं डे 1 में। सुबह हम 9 बजे तक हम पोर्ट ब्लेयर पहुंचे थे और वहीं पे फ्रेश हुए, अपने मेस में हमने खाना खाया और थोड़ा रेस्ट करके हम निकलते हैं सबसे पहले रॉस आइलैंड जाके आप अच्छे से पूरा विजिट करिए। रॉस आइलैंड पे आपको 1-1.5 घंटा जितना वहाँ पे आपका लगता है। तो पहले तो आप जेट्टी पे जाते हैं। जेट्टी उसको कहते हैं काइंड ऑफ जो बोट और क्रूज़ के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है उसको जेट्टी बोला जाता है। जैसे एयरपोर्ट होता है रेलवे स्टेशन के लिए, रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म होता है रेल के लिए, वैसे ही जेट्टी होता है बोट और क्रूज़ के लिए। तो आप जेट्टी पे जाते हैं, फिर वहाँ से आप एक बोट हायर करते हैं, देन आफ्टर आप रॉस आइलैंड जाते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं और जो बोट आपने हायर की थी वही बोट फिर आपको वापस पिक करती है। फिर वहाँ से आप आते हैं, फिर आप वहाँ से आने के बाद आप अपने होटल जा सकते हैं रेस्ट करने के लिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आप 4 बजे से पहले आप चले जाइए सेलुलर जेल, क्योंकि 4 बजे उसका टिकट काउंटर बंद हो जाता है।
फिर 1 घंटा आप वहाँ पे देते हैं अपना। 1 घंटे में आप अपना सेलुलर जेल पूरा घूमिए, उसके म्यूज़ियम को देखिए और फील कीजिए कि किस तरीके से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने। वो आप वहाँ पे गाइड करने से वो आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल में। देन आफ्टर आप वहाँ से अराउंड 5 बजे के आसपास निकलते हैं। फिर पास में ही कार्वन क्लोव बीच है, तो वहाँ पे आप चले जाइए और कार्वन कॉप बीच में आप चिल कीजिए, नारियल पानी पीजिए। उसके बाद वहाँ से आप वापस आते हैं तो लाइट शो होता है सेलुलर जेल में, जो कि आपको प्रोजेक्टर के द्वारा काफ़ी अच्छे से पूरा डिटेल में बताया जाता है कैसे क्या हुआ था वहाँ पे हर एक चीज़। तो पहले तो उसकी जो टिकट्स होती थी वो आपको काउंटर पे अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप अपना जो है सीट बुक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पे अपना 1 घंटा पूरी चीज़ों को समझ सकते हैं। देन आफ्टर आप अपने होटल, गेस्ट हाउस, जहाँ भी आप रुके हैं वहाँ आप रिटर्न आइए, रेस्ट कीजिए। उसके अलावा आप सुबह आप जिस हिसाब से जैसे आपने अपनी क्रूज़ बुक की थी उससे 1 घंटा पहले आपको वापस जेट्टी पे पहुंचनी होती है, क्योंकि वो पूरा प्रोसीजर होता है। फिर आपका लगेज चेक इन और फिर टिकट्स काउंटर पे वो प्रॉपर लाइन में लगना, वो सब कुछ एयरपोर्ट जैसा ही वहाँ पे आपको करना होता है। तो अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्रूज़ आ गए हैं वहाँ पे, जिसमें से आपको ग्रीन ओशन है, मैक्रूज़ है, नॉटिका है, मैजेस्टी है। ये 4-5 क्रूज़ वहाँ चलती है और एक गवर्नमेंट फेरी भी चलती है वहाँ पे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट फेरी लोकल्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो एक तो प्राइस उसका कम होता है, अंडर 500 और 400 के आसपास होता है, बट उसके लिए पहले 1 दिन पहले लाइन लगना पड़ता है और उसका ऐसे प्रोसीजर है। तो वो ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं और बाकी जितनी फेरीज़ हैं वो काफ़ी लग्जेरियस फेरीज़ हैं और उसके अंदर आपको कैंटीन भी है, काफ़ी अच्छा आपको वहाँ का सीट वगैरह सब कुछ बहुत कंफर्टेबल होगा। तो हमारा जो डे 2 था, जिस दिन हम लोग हैवेलॉक जा रहे थे, उस दिन हमारा मैक्रूज़ से हमारी फेरी मैक्रूज़ थी। तो मैक्रूज़ से हम पहुँचते हैं हैवेलॉक। फिर हैवलॉक के बाहर ही आपका जो बंदा है जिससे आपने कोऑर्डिनेट किया होता है, तो जिस तरीके की गाड़ी आप चाहेंगे वो पहले से सब कुछ तय रहता है और वो आपका बोर्ड लेके खड़ा होता है आपके नाम का, फिर आप उससे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ऐसे ही हुआ था हमारे साथ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे भी पहले से ही गाड़ी खड़ी थी और दूसरी चीज़ की जब हम हैवलॉक पहुँचे थे तो वहाँ पे भी पहले से गाड़ी खड़ी थी। फिर वो हमें हमारे होटल ड्रॉप करते हैं। तो जो मेरा जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये सेकंड टाइम था, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ तो हैवलॉक में मैं एक्वाज के होटल में रुकी थी, जिसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, मुझे उतना पसंद नहीं आया। बट नील में भी मैं एक्वाज में ही रुकी थी, बट उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो इस बार मैंने थोड़े से चेंजेस किए थे अपने होटल्स में। इस बार मैंने राधा कृष्णा होटल बुक किया था हैवलॉक में, जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और वो फेरी से काफ़ी पास भी था हमारा होटल और खाना भी वहाँ का बहुत अच्छा था। फिर हम पहुँचते हैं राधा कृष्णा रिजॉर्ट हमारा। फिर वहाँ पे हम थोड़ा फ्रेश होके रेडी होते हैं, लंच करते हैं और हम निकल जाते हैं काला पत्थर बीच। काला पत्थर बीच काफ़ी सुंदर है फोटोग्राफी के लिए, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुई थी कि थोड़ा कचड़ा एंड ऑल, वहाँ पे थोड़ा गंदगी हो गई है। जब मैं 22 में गई थी तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, काफ़ी सुंदर बीच था और काफ़ी अच्छे वहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ आते हैं, और इस बार थोड़ा गंदा था। तो और वहाँ से फिर आप अगर आप जल्दी चले गए तो आप वापस अपने होटल आ जाइए अगर पास है तो, नहीं अगर आप टाइम से निकले हैं तो फिर वहाँ से आप चले जाइए राधे नगर बीच। काफ़ी सुंदर बीच है, नहाने के लिए फेमस है और पूरे एशिया में सबसे साफ़ सुथरा बीच है। कहते हैं कि पूरे एशिया में सबसे अच्छा है वो, सुंदरता में भी और नहाने के लिए भी फेमस है और बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, और ये ट्रू है, वहाँ पे बिल्कुल भी कचड़ा और गंदगी कहीं नहीं है। तो वहाँ पे आप चिल कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। देन आफ्टर फिर आप अपने रिजॉर्ट में आके पूल में मस्ती कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर अंडमान ट्रिप्स प्लान करते हैं तो कोई भी ऐसा होटल चुनें जिसमें काफ़ी अच्छा ह्यूज पूल हो, क्योंकि 5 बजे के बाद आपके पास वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं होता है।
तो राधे कृष्ण रिजॉर्ट में भी पुल के बाहर काफ़ी अच्छा डीजे, म्यूज़िक, लाइटिंग ये सब वो लोग करके रखते हैं ताकि उनके जो गेस्ट हैं वो काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सके पुल में। तो वो हो गया। और फिर थर्ड डे जो है हमारा हैवलॉक में ही निकलता है क्योंकि हमें जाना होता है एलिफेंटा बीच फॉर द वाटर एक्टिविटीज़। तो आप लोगों को बता दूं कि सी वॉक जो है वो पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में ही होता है, उसके अलावा कहीं सी वॉक नहीं होता। स्कूबा तो आजकल हर जगह हो रहा है, गोवा में भी होता है, लेकिन सी वॉक सिर्फ अंडमान में होता है। तो हम लोग थर्ड डे निकल जाते हैं एलिफेंटा बीच। आपको सेम प्रोसीजर है, जेट्टी पे जाना है और अपने लिए एक बोट हायर करनी होती है। 10 सीटेड बोट ज़्यादातर चलती है वहाँ के लिए। फिर आप वहाँ से चले जाते हैं, हैवलॉक से आप चले जाते हैं एलिफेंटा बीच। तो आपका पूरा दिन वहाँ निकलने वाला है क्योंकि वहाँ पे लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ है, स्नॉर्कलिंग, बनाना राइड, जेट स्की, ड्रैगन राइड, उसके बाद फिर सी वॉक, स्कूबा, और फिर अभी एक मरीन भी अभी नया आया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे हम फर्स्ट टाइम गए थे तो थोड़े कम एक्टिविटीज़ थे, लेकिन इस बार जब हम गए तो हमें काफ़ी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिला, जिसमें से हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। जेट स्की किया था, स्नॉर्कलिंग किया, और मैं अपने फादर को लेके सी वॉक के लिए गई थी क्योंकि मम्मी का थोड़ा हेल्थ इशू है और हस्बैंड जस्ट बिकॉज नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं और मेरे फादर सी वॉक के लिए गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। फिर स्नॉर्कलिंग भी किया हम लोगों ने। तो दिन कैसे निकल जाता है वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा। एक छोटा सा और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ एलिफेंटा बीच पे। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो बड़ा बेटा है उसको बहुत शौक था कि जैसे पापा अपना बैग कैरी कर रहे हैं तो मैं भी कैरी करूं। तो बोट पे उसने पापा से मांग लिया कि पापा मतलब मेरे हस्बैंड से कि मैं वो बैग कैरी करूंगा। तो उसमें हमारी सबकी आईडीज़ थी, पैसे थे सब, क्योंकि एलिफेंटा बीच पे नेट काम नहीं करता है तो आपको हर चीज़ पे करना पड़ता है कैश में। सब कुछ उसी में था। और जब हम उतरने लगे तो सबने अपना अपना लाइफ जैकेट उतारा, मेरे बेटे ने लाइफ जैकेट के साथ साथ वो बैग भी उतार दिया और हम नीचे आ गए। जब हम बिल्कुल बोट छोड़ के हम साथ में आ गए नीचे सब लोग, तो हमारे साथ जो है बोट का एक बंदा चलता है जो कि सबसे कोऑर्डिनेट करवाता है और फिर बाद में वही हम सारे बंदों को कलेक्ट भी करता है। तो फिर हमने उनको बोला कि हमारा तो बैग रह गया उसी गाड़ी में, आई मीन बोट में बैग छूट गया। और फिर वो लोग जो है अपने बोट को कहीं और जाके बांध के आते हैं। फिर वो बंदा जो है जेट स्की के थ्रू वहाँ तक गया, फिर अगले बंदे से कोऑर्डिनेट किया और वो बैग लेकर आया। और सच में लोग इतने वहाँ पे ऑनेस्ट हैं कि मैं आपको बताऊँ उसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ, ना 1 रुपये गायब हुआ, ना कोई आईडी इधर से उधर हुई, बैग हमें मिल गया। तो अंडमान निकोबार सेफ़ है टूरिस्ट के लिए, मैं कहूँ अगर तो किसी तरीके का कोई क्राइम भी नहीं है क्योंकि टूरिस्ट पे ही वहाँ पे जीवन चलता है, तो इस तरीके की कोई हरकत वो वैसे भी नहीं करेंगे। फिर वहाँ से आप निकलते हैं, होटल आते हैं। तो हम भी वापस होटल आने के बाद हमने थोड़ा सा पूल में चिल किया और फिर हमने जल्दी से अपना डिनर फिनिश किया और हम सो गए क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की जेटी थी नील आइलैंड के लिए, फेरी थी नील आइलैंड के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम जेटी पे पहुँचे और इस बार हमारा था ग्रीन ओशन में। ग्रीन ओशन का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया वहाँ पे। सब लोग गए और जो है फेरी के अंदर गए, अपने अपने सीट पे सब लोग बैठ गए। देन आफ्टर मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे फेरी को खुले हुए, सब लोग डेक पे, क्योंकि वो एक ऐसा फेरी है जो आपको डेक अलाउ करता है। तो आप लोग जितने लोग हैं सब डेक पे चले गए और वहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा होता है और सब एंजॉय कर रहे होते हैं, सब नाच रहे होते हैं। तो वो एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे सब ने डांस किया और खूब एंजॉय किया। डांस करते करते कब हम नील आइलैंड पहुँच गए हमें खुद ही पता नहीं चला कि 1.5 घंटा हमारा कैसे निकल गया। फिर नील आइलैंड पे सेम प्रोसीजर था, वहाँ पे भी हमारा बंदा खड़ा था बोर्ड लेके। फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके फिर हम अपने होटल गए, सेम एक्वाज। तो लास्ट टाइम जब मैं एक्वाज में रुकी थी नील में तो हम क्रेंसी विला में रुके थे, जो कि आपको बाथ टब के साथ होता है और वो काफ़ी अच्छा विला माना जाता है।
लेकिन इस बार हम पैराडाइज़ में रुके थे। पैराडाइज़ का एक फ़ायदा ये था कि आप अगर बालकनी खोलते हैं तो जैसे ही आप बालकनी की तरफ आते हैं आप डायरेक्ट अपने पूल में आ सकते हैं बालकनी से, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा कि चलो इस बार हम पैराडाइज़ में ही रुकते हैं। पैसे का अगर मैं बात करूँ पैसे की, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। लास्ट टाइम 2022 में जब मैं क्रैंसी विला में रुकी थी तो वो 4000 का हमारा पड़ा था, और इस बार क्रैंसी विला की प्राइस थी 7500 और पैराडाइज़ की प्राइस थी 6500। तो मुझे लगता है कि ये 3 साल में काफ़ी ज़्यादा हाई की तरफ चला गया है होटल रेट्स। तो वो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेक माई ट्रिप पे काफ़ी ऑफर्स आते हैं, तो वहाँ से आप अपना बुक कर सकते हैं। तो नील आइलैंड में हमारा एक ही दिन का स्टे था। हम होटल पहुँचे, फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के साथ हम निकल जाते हैं अपने सबसे पहले हम गए थे लक्ष्मण बीच, आई थिंक, हाँ, लक्ष्मण बीच हम विज़िट करते हैं। उसके बाद पहले वहाँ पे भी नहाने का बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अब वहाँ पे रॉक्स निकल गए हैं बहुत सारे, तो अभी जो अंडमान गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा दिया है नहाने को लेके वहाँ पे। तो वहाँ आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। जिनको अगर पर्ल्स वगैरह लेनी है, थोड़ी बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे शॉपिंग हो सकती है आपकी, चाहे वो हैवलॉक में करें आप, चाहे पोर्ट ब्लेयर में, चाहे नील्स, तीनों में ऑप्शन है शॉपिंग के लिए। फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं जो कोरल ब्रिज बना हुआ है, तो वो कोरल के थ्रू, कहते हैं कि 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसमें जितने भी कोरल्स थे वो सारे बाहर आ गए थे सी के, और मतलब इतने सारे कोरल्स बाहर आके एक पूरा ब्रिज बन गया है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कोरल ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि नेचुरल तरीके से बना हुआ एक ब्रिज है। तो जब 22 में हम गए थे तो वो नीचे पानी का जो लेवल था वो बहुत कम था, तो ब्रिज तक पानी थी नहीं। और इस बार जब हमने विजिट किया तो पूरा कोरल ब्रिज तक भी आपके जो है घुटने तक पानी है। तो और काफ़ी रॉक्स थे, तो थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। उसके बाद भरतपुर बीच है जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। भरतपुर बीच में काफ़ी जेली फिशेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ अंडर वाटर एक्सपीरियंस की, तो सच में इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस कि आपको एक पानी के अंदर की दुनिया आप देखते हैं सी वॉक के थ्रू, स्कूबा के थ्रू, और इतने तरीके के आप जो है मछलियों को देख सकते हैं, लाइव कोरल्स देख सकते हैं। वो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए आपको अंडमान जाना पड़ेगा, और जाना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो मेरा आइटनरी है, इसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा प्लान अपने लिए बना सकते हैं। तो हम वापस फिर भरतपुर बीच से अपने होटल आते हैं, पूल में थोड़ा एंजॉय किया, फिर डिनर किया, सो जाते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी वही मॉर्निंग की फेरी होती है। फिर मॉर्निंग की फेरी हमारी इस बार नॉटिका थी। हमने तीनों डिफरेंट फेरीज की थी, तो नॉटिका का भी एक्सपीरियंस अच्छा था, नो डाउट। वो बिल्कुल फ्लाइट की तरह सर्व भी कर रहे थे, वाटर और खाने की चीज़ें भी वहाँ पे सेल कर रहे थे। बाकी आपको ग्रीन ओशन और मैक्रूज ये सब में कैंटीन है अंदर बनी हुई, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं अगर कुछ खाना है तो। लेकिन नॉटिका जो है आपको सीट तक प्रोवाइड करवा रही थी चीज़ें। फिर हम पहुँचते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद हम फिर से इस बार हम मेस में ही रुके थे, लास्ट डे हमारा। तो फिर हम मेस पहुँचते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, और हम निकल जाते हैं चिड़िया टापू के लिए। वो पोर्ट ब्लेयर से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा, सनसेट पॉइंट है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। बहुत लोग जो है वो ट्राइब वाला इलाका भी जाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे और हमारे साथ छोटे बच्चे थे, तो हमने वो प्लान नहीं किया कि उसके लिए आपको 4 बजे सुबह निकलना पड़ता है, और वो काफ़ी रिस्की भी होता है, क्योंकि बहुत ऐसी जो ट्राइब कम्युनिटी है जो कि अभी तक लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो सरकारी बेनिफिट्स भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कत आती है। सो दैट हमने उसको स्किप किया, और नेक्स्ट डे फिर हमारी फ़्लाइट थी और हम निकल जाते हैं एयरपोर्ट के लिए, और फिर हमारी वहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट थी कोलकाता, फिर कोलकाता से बैक टू होम। तो हमारा ये आइटनरी यहीं पे ख़त्म होता है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था।
और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जाएं और एक्सपीरियंस लें अंडमान का। मतलब हमारे इंडिया में भी इतनी सुंदर जगह है घूमने के लिए। अभी मोदी जी ने जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था लक्षद्वीप को भी। तो डेफिनेटली अगर हमारा कभी प्लान बनता है लक्षद्वीप का, तो मैं आप लोगों के साथ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।